उनके 26 प्रस्ताव हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बात कहें आज के संदर्भ में, और उसके बाद हमारे श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री शर्मा जी और मैं, और फिर उसके बाद एक विषय है आपका देवेश जी का ट्रांसफर नीति। श्री स्वतंत्र देव जी। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 49 परियोजनाएं स्वीकृति थी, जिसमें से 31 परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए के अधिक थी। ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी है। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्बा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो मैं बताया यही जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृति हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में मैं लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है, ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंद और यहाँ की परियोजना। हाँ, बुंदेलखंड बिंद मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, हाँ पाइप जेल की, और ये दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। नहीं, सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन, पेयजल। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए, और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें, उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ के हाँ, वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें
प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तो बता ही दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज़्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनज़र हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहाँ रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूँ। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहाँ अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। पॉन्टून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वो पाइप की बनते हैं, वो पिछली बार 22 थे, इस बार 23 किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुलिये होती हैं छोटे छोटे स्पैन वाली, उनकी संख्या पिछली बार 357 थी, उसे बढ़ा करके 428 किया जा रहा है। ये पुल और पुलिया बनाने के लिए हमें लकड़ी के बड़े बड़े लाग और उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं से संबंधित आज का प्रस्ताव था कि वन विभाग से, वन निगमों से हम लोग लकड़ी के वो लाग लेंगे। कुल आवश्यकता हमें साल स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का जो बड़ा लाग होता है, उसकी टेक्निकल भाषा है। 99,000 के आसपास हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 20,000 हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले मेलों का, और 79,000 हमें खरीदने होंगे। उसी प्रकार से साल एजिंग करके उसकी एक अलग लकड़ी की एक कैटेगरी होती है जो वन निगम से ही ली जाएगी, उसकी 10,874 आवश्यकता होगी। 2,000 पड़ी हुई है हमारे पास, उसमें से उसके बाद 8,766 खरीदना होगा। इस खर्च के लिए हम माननीय मंत्रिपरिषद के पास गए थे। 236 करोड़ रुपए का ये खर्च होगा और उसकी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी में ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का हमारे विभाग को मद दिया है, पैसा दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी मद में से हम लोग ये खर्च कर रहे हैं
और आशा है कि आने वाला कुंभ जो है, आगामी कुंभ बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। जी जी, स्थायी नहीं होता है, निकल जाता है, और उसमें जो मटेरियल लगता है वो पिरुली बनाती है इसको, उसमें वो मटेरियल सर्कुलेट भी होता है राज्य के अन्य जिलों में, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ दे दिया जाता है। कुछ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता हमारी इस बार 99,000 साल स्लीपर की है, लेकिन 20,000 हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जो बाकी की आवश्यकता है 79,000 वो हम खरीदेंगे। उसी प्रकार साल एजिंग करके एक लकड़ी की एक कैटेगरी होती है, जिसमें 10,874 की आवश्यकता है। 2,108 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में, और उसको निकालने के बाद 8,766 हम इस बार 2500 करोड़ है, उसी में से ये खर्च हो। 236 उसी में से। जी सर जी। एक और प्रस्ताव था हमारा, हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफ़ी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है, और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं, और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, पीएफसी और आरईसी बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों ना तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया, और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे, और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूर किया चुकाने के लिए हमें, और साथ ही निर्बाध बिजली देने के लिए 24/7 बिजली देने के लिए हमने माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा कि बहुत समर्थन है वित्त विभाग का, लेकिन फिर भी उन देनदारियों को पूरा करने के लिए हमें वित्तीय संस्थाओं के पास समय समय पर जाना पड़ता। लगभग 73,000 करोड़ रुपए। शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, नए कनेक्शन का, ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई इस प्रकार की अधिकृत जानकारी तो है जी। इस समय आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में हम 29,500 29,700 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति है, महत्तम आपूर्ति। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। पिछले साल आपको याद होगा तो माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 28,000 पर ही हम पहले नंबर पे आपूर्ति करने वाले राज्य थे, और इस बार उसे भी पार करते हुए हम 29,700 के आसपास पहुंच चुके हैं। कल रात की हमारी जो पीक डिमांड थी और सप्लाई थी वो 29,500 के ऊपर मेगावाट में थी। और स्वाभाविक बात है कि जब हम इतनी बिजली दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से बिजली आ रही है, तो उसकी हमने पूरा टाई अप किया हुआ है। मैं अपने स्रोतों से भी हम महत्तम PLF पे चला करके अपने पावर प्लांट को हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों से, अन्य संस्थाओं से भी हमने करार किए हुए हैं, पिछले दिनों करार करके हमने रखा हुआ, इसीलिए हम इतनी विद्युत आपूर्ति दे पा रहे हैं। धन्यवाद। अब हो गया उत्पादन के बिना थोड़े ना हो रहा है। जो गैप है हम बाहर से ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए NTPC के
के सहयोग से आपको याद होगा कि हमने ओबरा में और अनपरा में 2 पावर प्लांट बनाने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद की मंजूरी लिया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में हम नया विद्युत उत्पादन की शक्ति उत्तर प्रदेश में जोड़ने जा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितनी अभी तक थी उसकी लगभग 2 गुनी करने की राह पे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मोटे तौर पर जो पिछले वर्ष जो हमारी स्थानांतरण नीति थी उसी का ही अनुसरण किया गया है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है और ये स्थानांतरण नीति ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। इसके साथ ही जो भारत सरकार के द्वारा 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों के समस्त जनपदों में तैनाती की व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई है कि उनको संतृप्त भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 2-3 बातें मैं चाहूँगा कि जो डिटेल्स है उसकी तो श्री देवेश चतुर्वेदी जो कार्मिक देखते हैं वो बताएंगे। सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि समूह का खा के लिए 20% तक की लिमिट है और 3 टोटल समूह का और खा के लिए हर संवर्ग में जितने लोग कार्यरत हैं उसके 20% और 3 साल जनपद में हो गए हों, मंडल में 7 साल हो गए हों तो उनको स्थानांतरित करना है। समूह ग और घा के लिए जो विभागाध्यक्ष स्तर पे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो 10% वो अपने स्तर पे करेंगे और उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो सबसे पुराने मतलब इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होगा, जो सबसे पुराने होंगे उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद ऐसा ना रहे कि जो लोग पुराने थे उनको नहीं हटाया और नए वालों को कर दिया। प्रशासनिक आधार पे या व्यक्तिगत जो समस्या है, किसी बीमारी है या हस्बैंड वाइफ में, वो विचार कर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज ओल्ड वालों को किया जाएगा पहले। और 10% से ऊपर अगर करना हुआ, अगर विभाग को 20% तक, तो माननीय मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा, लेकिन सामान्यतः 10% ही किया जाएगा। और जो हमारी मानव संपदा का जो व्यवस्था है, तो सारे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स और जो भी होंगे उसको कार्यभार ग्रहण और उसकी जो कार्य छोड़ने की व्यवस्था वो ऑनलाइन ही व्यवस्था होगी, जिससे सर्विस बुक और वेतन की व्यवस्था सब डिजिटाइज माध्यम से चलता रहे। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और जो 34 जनपद ऐसे हैं जहाँ 100 आकांक्षी विकास खंड हैं, तो उन विकास खंडों के लिए और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जैसे कि पहले से ही व्यवस्था चली आ रही कि सर्वोच्च प्राथमिकता होगी वो पदों को भरने की इन सब कार्यों में। तो यही सामान्यतः ये नीति थी जो कि अब 30 जून तक हमें पूरा कराना है। भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा क्रॉस कर दिया है और वो 3 साल अभी नहीं हुए, जाते जाते उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। तो उन आईएएसओं के लिए कौन नीति बनेगी? नहीं, देखिए ऐसा एक तो स्पष्ट करते हैं कि सचिवालय में जो कार्य करने के लिए ये नीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी की बात, लेकिन जनपदों में तो 3 साल से पहले भी प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है और किया जाएगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, पुष्टि होती है। अब व्यक्तिगत इश्यू पे तो मैं नहीं बात करूँगा। भट्टा के मामले में उन्होंने जबरदस्ती 107-16 में बंद किया और 2-2 लाख रुपया लेकर के भट्टा चलवा रहे हैं। उनकी शिकायत भी आपके वहाँ पटल पर किया गया है और कमिश्नर को पोती पोसा हो रहा है। सारे वहाँ के लोग परेशान हैं। अब इतनी बड़ी शिकायत के बाद और बिना मतलब का 107-16 में बंद कराए, झूठा 384, 540 फाइल, उसमें हमको जेल भेजवा दिए होते। एक प्रतिशोध के नाते 107-16 में हमको जेल करा दिए। आज 7 दिन गार्जियन जा रहे हैं, करें हम तन्हाई बैरेक में डलवाएंगे। पत्रकारों के साथ वैसे अधिकारी जिले पर आके क्या करें? मैं व्यक्तिगत इश्यू में अलग से देख लूंगा। सामान्यतः जो बात कर रहा हूँ वो नीति है। समूह का और खा में 20% से ऊपर अगर जाना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेनी। ग घ में सामान्यतः माना जाता है कि नहीं होगा। अगर
ऐसी स्थिति बड़ी तो मुख्यमंत्री तक ही जाएगा, लेकिन अपेक्षा नहीं होती कि इतनी बड़ी ट्रांसफर हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों, उसके ऊपर हाँ बिल्कुल हाँ। नहीं, ऐसा है ना कि जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था पहले से चल रही है वहाँ तो चलेगी। बाकी समूह ग और घ के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो मानव संपदा पे जो मेरिट बेस्ड ट्रांसफर है व्यवस्था, उसको यथासंभव सब लोग उससे ही करें, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन क और ख के लिए तो व्यवस्था, क्योंकि उसमें तो बहुत चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, वो ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। नहीं, जो पहले थे वही थे, जैसे हैं वैसे ही हैं। नहीं, ये पहले भी लिखा जाता था। मैं आपको मतलब पिछले साल भी था कि जैसे कई बार होता है कि अगर 20% से ऊपर में कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3.5 साल के हैं, कुछ 5 साल के हैं, और लिख तो हमें पहले पुराना के लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो समूह गाँव में है, कोई लिमिट नहीं है कि 3 साल 7 साल, उसमें लिमिट नहीं है। उसमें मान लीजिए आपके यहाँ 18, 19, 20 साल के लोग काम कर रहे हैं, तो जो 20 साल वाला है वो पहले लीजिए, फिर 19 लीजिए, फिर 18 लीजिए, और बाकियों का पटल परिवर्तन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है जो पिछले वर्ष जारी हुआ था कि कम से कम सेंसिटिव पोस्ट पे पटल परिवर्तन 3 साल में जरूर हो जाए, जिससे लोग वहीं पर रहते रहते कई बार शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो अगर उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम वहाँ पर दूसरे पटल पे काम करें, वहाँ से हटे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चतुर्वेदी। मिल जाएगा जीव आपको शाम तक। हाँ, मैं बता चिकित्सा शिक्षा के 2 हैं। एक चिकित्सा शिक्षा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण एवं अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने स्वीकृति दे दी है। ये 500 बेडेड अस्पताल जो ग्रेटर नोएडा का था, उसको चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जो हमारा संस्थान है उसको हस्तांतरित कर दिया गया, उस पर सहमति दे दी गई। नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण और अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाने पर मंत्री परिषद ने आज सहमति दे दी। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क मिल जाएगा। इसका वर्तमान में संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। अभी तक जो ग्रेटर नोएडा का संस्थान करता था। दूसरा विषय है IIT कानपुर के अंतर्गत 500 शैय्या युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MMRT की स्थापना की जाएगी। इसमें ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल में 50 करोड़ रुपए देना है, 10 करोड़ रुपए साल। ये अपने आप में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। जल्दी स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जी। अब और अभी पूरा हो जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव है, ये लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किए जाने के संबंध में। जो पलिया में अभी तक हमारे पास हवाई पट्टी है उसके विस्तारीकरण के संबंध में ये प्रस्ताव माननीय मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें ये 3 गांव की जमीन ली जा रही है, 265.1977 हेक्टेयर। ये लगभग 655.30 एकड़ बनती है। ये लगभग 271 करोड़ 62,64,438 रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। ये गजरौरा, मुजहा और फुलवरिया, ये 3 गांव की
इसको यानी कम से कम 72 सीटर जहाज भी इस पट्टी पर उतर आए, हवाई पट्टी पर। इस प्रकार का विस्तारीकरण इस पर किया जा रहा है। इसके अलावा एक हमारे विभाग का है जो आप बता रहे थे कि अभी तक एक और है जनपद मथुरा में के अंतर्गत तहसील सदर मथुरा के ग्राम जछौदा में जन सुविधाओं पड़ाव एवं शिल्प ग्राम की स्थापना के लिए समाज की भूमि को पर्यटन विभाग को निवर्तन पर निःशुल्क स्थानांतरित किए जाने के संबंध में जो औपचारिक है कि वहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार की भूमि को जो है निःशुल्क स्थानांतरित किया जा रहा है। ये 6.859 हेक्टेयर भूमि मथुरा गोवर्धन मार्ग पर तहसील सदर स्थित ग्राम जछौदा में ग्राम समाज की लगभग इतनी भूमि पड़ी हुई। इसको तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा, एक आदर्श पड़ाव, एक विश्राम स्थल एवं शिल्प ग्राम के रूप में एक बहुउपयोगी सुविधा केंद्र विकसित हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग का जो आप बता रहे थे, हमारे विभाग का है कि अभी तक कर्मचारियों को जितने भी प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं वो अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी वेतन वृद्धि अगर पहली तारीख को आती है तो अभी तक ये व्यवस्था थी कि उनको उस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके आधार पर पहले जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कर दिया गया था कि उनकी वो वेतन वृद्धि जो उनको पहली तारीख को होना प्रस्तावित है, 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, वो उनको शामिल करके और उसका लाभ देते हुए उनको पेंशन और ग्रेच्युटी में लाभ दे दिया जाए। जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हम पहले कर चुके हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो लोग 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रस्तावित है, वो उसमें शामिल करके उनको उसका पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दे दिया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी औपचारिक है, इस वक्त तो मिल ही जाएगा। लो अरे इतना इम्पोर्टेंट प्रस्ताव अगर होता तो मैं पहले नहीं बताता।